छोड़ दीजिए। इससे पहले क्लास में आपको कहां तक बताए थे? बमनी इधर जगह है, नहीं खसके की। आप महिला हो के महिला की मेंटेलिटी नहीं जानती है, क्या जानिए आप लोग को भी बुद्धि नहीं है। लास्ट लेट से आया करो तो इधर जाओ, इधर जाओ। लेट से जब भी इधर जाइए, हट जाओ, हट जाओ, इधर जाने दो। आप लोग लड़का लोग यहाँ पे एकदम मत बैठा करो। मान के चलिए यहाँ पे कितने ऐसे लड़का बैठा है? 10-15 की वजह से पूरा डिस्टर्ब होगा। एक हॉल नंबर 6 खुलवाइए। गुड मॉर्निंग सब लोग को। लड़का सबके लिए बनवा रहे हैं तो लड़कियों बढ़ जा रही है। लड़की सबको कितना भी बोल देते हैं लेकिन बेचारी पढ़ना नहीं छोड़ती है सब। आप लोग और किसी कोचिंग में इतना सुनने को मिलता होगा नहीं? कितना उदास मन से नहीं सर, यहाँ सब बेचारी सबको सुना देता आदमी, लेकिन पढ़ाई के प्रति सब छोड़ती नहीं है सब। चलिए आगे देखते हैं। आज इससे पहले के क्लास में मैं आपको पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी बताया। देखो आप पढ़ने के लिए कितना भी ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ लो, आपको 3 ही से सवाल आते हैं, फ्रेंच, पुर्तगाली और ब्रिटिश। डच आए क्या? सबसे वेदरा के युद्ध में हार के चल गए, मछलीपट्टनम में कारखाना खोले, खत्म कहानी। क्या पूछेगा डच में उससे ज्यादा? कुछ नहीं। स्वीडन वाले त्रावणकोर में कारखाना खोले, चल गए। डेनमार्क वाला ऐसे ही टहल के चल गया सर। फ्रेंच वाले वांडीवास युद्ध में हार के चले गए सर। पुर्तगाली सब जो थे विवाह कर लिए सर। फाइनली आपको देखिए कंपनी से अगर क्वेश्चन पूछना होगा तो पुर्तगाली और फ्रांसीसी से पूछेगा। ब्रिटिशर से तो पूरा आधुनिक भारत पूरा ब्रिटिशर ही है, तो स्पेशली कंपनी में आपको पुर्तगाली देना रखा। समझा क्या? क्या क्या पूछता रहा था सर? हमको ब्लॉक में से निकाल दीजिए, तो दोबारा एडमिशन लेके चला आया। तो उल्टा सीधा किया होगा, कट गया होगा यहाँ से। एक्स्ट्रा क्लास लीजिए, एक्स्ट्रा टाइम नहीं है मेरे पास। मेरे कई नाम है, उसमें एक जालिम खान भी है, याद रखियो। कहाँ ला जाए कुछ देखे कहाँ पढ़ाए थे? क्वेश्चन पूछा जाए ये पकड़ लो। और जो लिखवाए थे कहाँ लिखा है तुम? तो तुम क्या नहीं लिखा है? चश्मा वाला सब होशियार होता है, सिंगल चश्मा वाला जो पकड़ो ले। बताइए गोवा को राजधानी किसने बनाया था? गोवा को नवे नहीं बोला जा रहा इनसे को। नीनो दी कुन्हा, दमनदीप को जीता नीनो दी कुन्हा। 3G टेक्नोलॉजी, अल्बुकर, गॉड गोल्ड ग्लोरी, गॉड गोल्ड ग्लोरी, याद रहेगा ना? ब्लू ओशियन पॉलिसी, कौन सा? अल्मोडा, एस्टाडो डी इंडिया नेवी, कार्टेन टैक्स, बंगाल की खाड़ी में लूट, पुर्तगाली। हाँ पुर्तगाली गवर्नर का वास्तविक गवर्नर, पहला गवर्नर। हाँ पुर्तगालियों से दिया हो गया। डचों ने अपना पहला कारखाना मछलीपट्टनम कब खोला? 1605। डेट नहीं पूछता है, 1605 में था। अंग्रेज से आएंगे ना 1857 की क्रांति के बाद डेट चालू करता है। उससे पहले का डेट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ ये युद्ध वाला याद रखिएगा, जैसे 1757 प्लासी का युद्ध, 1764 बक्सर का युद्ध, 1760 वादिवास का युद्ध, 1759 वेदरा का युद्ध। तो ये सब बस ये याद रखेंगे आप। इलाहाबाद की संधि 1765, समझा गया कि नहीं? ये सब अब डेट वाला, पीछे के डेट से उतना मतलब नहीं रहता है। 1605 में मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में डचों ने अपना कारखाना खोला था, लेकिन 1759 के वेदरा के युद्ध में डचों ने अंग्रेजों के हाथ हार गए और यहाँ से चले गए। डच तो खत्म ही हो गया था ना। 1605 में पहला कारखाना मछलीपट्टनम में। हम कारखाने भी आपको याद करा दिए थे, याद कीजिए। फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना, फ्रांसीसियों का सूरत अच्छा होता है, फैशन नगरी, तो सूरत में अंग्रेजों ने अपना कारखाना। अंग्रेज भी बहुत सुंदर होता है सर। डच वाला को देखे नहीं है, मछलीपट्टनम डच वाला मछली, पुर्तगाल वाला कोची, स्वीडन वाला त्रावणकोर, स्वीडन वाला डच बता दिए थे। डेनमार्क वाला नहीं, इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी केरल का, वही स्वीडन वाला भी ये उसी के आसपास में थे सब केरल तमिलनाडु में थे। दूसरी व्यापारिक कोठी बंगाल में खोली थी। डेनमार्क वाले ने अपनी व्यापारिक कोठी व्यापार विस्तार नहीं कर पाए और डेनमार्क में अपनी सभी कोठियों को कहां बेच के चले गए? अंग्रेजों को बेच के चले गए। अब स्वीडन वाले ने भी अपना विस्तार नहीं कर पाए। अब हम आपको फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ा देते हैं, उसके बाद ब्रिटिश पे आते हैं, ठीक है? कौन सा पढ़ा देते हैं? फ्रेंच। लिख रहा है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में लुईस 14वें के समय। फ्रांस का राजा कौन था उस समय? लुईस 14। यह कंपनी कैसी थी? सरकारी कंपनी। कैसी कंपनी थी सर? फ्रांसीसियों ने अपनी व्यापारिक कोठी कहां खोली थी? सूरत में। इस सब आपको पढ़ा दिए, आपको सब इसी में जितना बोलेंगे ऐसा कुछ नहीं होगा जो आपको पता नहीं होगा। देखिए फ्रांसीसियों ने अपने दूसरी व्यापारिक कोठी मछलीपट्टनम। दूसरा से क्या मतलब है? चांद पर पहला कदम किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रांग। दूसरा कदम हो गया एडविन एंडरलिन। दूसरा कदम किसको याद है? नहीं है। पहला जब चांद पे आने वाला पहला पता नहीं, फ्रांसीसियों को दूसरा कंपनी को याद रखा। पहली व्यापारिक कोठी से पूछता है। ऊपर करो तो क्या कर रहा है कमेंट में? बस यही सर, जिस दिन आपका क्लास नहीं करते हैं तो पापा मुझे पीटते हैं। तो क्लास में क्या छोड़ता है रे तुम? ठीक करते हैं नहीं क्लास क्या छोड़ेंगे? क्लास कभी मत छोड़िएगा आप लोग। देखिए ये विद्यार्थी जीवन है, इसमें अगर आप क्लास छोड़ेंगे, आराम करेंगे, समय बर्बाद करो विद्यार्थी जीवन में। विद्यार्थी जीवन का समय बर्बाद करना मतलब अमृत से पैर धोना। दो कौन मना किया है? बर्बाद हो जाओगे एक दिन। ये समय एक एक क्षण कीमती होता है। क्लास छोड़ता है ऐसा लड़का सब, अजीब हाल है, सोएगा सब भैंस की तरह। देखिए नींद जितना आपकी बॉडी मांग रहा है उतना दीजिए। 8 घंटा तक आप सो दीजिए। 8 घंटा से ज्यादा अब अपनी बॉडी को कहिए अमृत से पैर ना धोएंगे। समझ आगे कि नहीं? हमेशा ये लाइफ बहुत याद रखिएगा, कीमती होती है ये चीज। आपकी नौकरी यही सब छोटे छोटे चीज पे ध्यान दीजिएगा, आपका जॉब हो जाता है। रिवाइज करते रहिए, जो समय में सो रहे हैं उसको रिवाइज। कभी रिवाइज मत करिए, रीडिंग लगियो।
रिवाइज करने के लिए बस रीडिंग लगाते चाहिए। इस तरह से जिस तरह से आपको कहानी की तरह पढ़ाए हैं और जो मटेरियल लिखे हैं ये किताबी भाषा नहीं है। जो पढ़ा व्यक्ति है बस रीडिंग लगाएगा उसके लिए हो जाएगा, और नहीं तो आप अमृत से पाँव धोते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, ना पाँव रहेगा ना आप बचेंगे। अमृत पीने की चीज होती है, पाँव धोने के लिए। लड़की को पता अमृत मतलब क्या होता है? नहीं पता? चलो ध्यान से, सीबीएसई वाला पूछा सर अमृत को क्या कहते हैं? नेक्टर। अंग्रेजी अमृत को क्या कहा जाता है? नेक्टर कहा जाता होगा। नेक्टर मुनरो नहीं रे, नेक्टर। चलिए फ्रांसिस कंपनी को देखते हैं, आगे देखिए। फ्रांसीसियों ने बीजापुर के शासक से आज्ञा लेकर 1773 ईस्वी में पांडिचेरी के शहर की स्थापना की। फ्रांसीसियों ने कौन सी शहर की स्थापना की? पांडिचेरी के संस्थापक थे फ्रांसिस मार्टिन। पांडिचेरी के संस्थापक फ्रांसिस मार्टिन। पांडिचेरी के संस्थापक फ्रांसिस मार्टिन। फ्रांसिस मार्टिन किससे अनुमति लिया था? बीजापुर का। बेचारा बीजापुर वाले को सब धोता गया था। पांडिचेरी जो था वो 3 जगहों पे स्थापित की गई थी। केरल में भी पांडिचेरी था, तमिलनाडु में 2 जगह पांडिचेरी था, आंध्र प्रदेश में भी पांडिचेरी था। तो पांडिचेरी जो था ये तीनों का चारों का नाम ये क्यों पड़ गया? क्योंकि इस शहर की डिजाइनिंग जो नक्शा किया गया था एक जैसा किया गया था। अतः यहाँ पर चारों का नाम क्या हो गया? पांडिचेरी। देश आजाद हुआ तो पांडिचेरी आजाद हुआ था? नहीं। जाके कह रहा है कि इसको लेके 54 में हम लोग इसके ऊपर मतलब कार्रवाई करना चालू किए। 56 में इसे बोरिया बिस्तर समेट के गया है सर। भारत को आजादी सबसे पहले किसने दिया? अंग्रेजों ने कब? 1947। ये 56। 61 में कौन? गोवा, पुर्तगाली सब दिया था सर। तो बताइए पांडिचेरी शहर की स्थापना किसने किया? फ्रांसिस मार्टिन। किसने किया? ये कंपनी सरकारी थी कि प्राइवेट? कैसी कंपनी थी? सरकारी कंपनी। आप सब लोग उसी में लिख देंगे जहां फ्रांसिस लिखा ना, इसकी स्थापना फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना 1664। राजा कौन था? लुइस 14। वहीं ब्रैकेट में लिखेगा सरकारी कंपनी। सरकारी कंपनी। लाइव वाले लोग भी कई लिख लेंगे सरकारी कंपनी। फ्रांसिस मार्टिन थे संस्थापक, सरकारी कंपनी। ठीक है, लिख लिए ना? आगे कर रहा है फ्रांसिस गवर्नर डुप्ले 1742 में भारत में फ्रांस का गवर्नर बनकर आया। इसके समय कर्नाटक युद्ध हुआ। आप में से कितने लोग बता सकते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध में कौन जीत रहा था? फ्रांसिस डुप्ले जीत रहा था, लेकिन दूसरी कर्नाटक युद्ध में डुप्ले हार गया। और तीसरे कर्नाटक युद्ध का ही एक हिस्सा था 1760 का वांडीवास का युद्ध। इसमें फ्रांसीसियों का क्या हो गया? अंत। फ्रांसीसियों का क्या हो गया था? अंत। किसी को कोई दिक्कत है? अगला कहता है स्वीडन ईस्ट इंडिया कंपनी। स्वीडिश कंपनी अपना कोई विस्तार नहीं कर पाई, 1731 में आई थी, चली गई। उसके बाद कौन है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन कंपनी है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। चलिए अब समझाना चालू करते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बहुत बहुत काम हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? सन 1600। आई कब? 1607। समझा गया कि नहीं? इन्होंने अपना पहला कारखाना कहां खोला? सूरत। पहला कारखाना सूरत। फ्रांस बताइए ब्रिटिशर्स को 1707 में मैग्ना कार्टा किसने दिया? फारूक सियर। फारूक सियर ने पहली बार, देखिए फारूक सियर 1717 ईस्वी में फारूक सियर को एक बीमारी हो गई थी, चेचक। उसे किसने सही कर दिया था? हैमिल्टन। किसने किया था? हैमिल्टन ने जब इस बीमारी को ठीक किया तो इसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया था? 1717 में अंग्रेजों ने इन्हें मैग्ना कार्टा दे दिया। क्या दे दिया? मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है? अधिकार पद। मैग्ना कार्टा का अर्थ क्या होता है? अधिकार पद। तो 1717 के बाद अंग्रेज क्या करने लगे? सब बेहतरीन ढंग से शासन करने लगे थे सब। और इन्होंने लड़ाई कब से चालू किया? 1757 में। कौन सा युद्ध? पलासी का। 1759 में, 59 के लिखा था ऐसे, ठीक है। 1764 बक्सर का। 1765 इलाहाबाद की संधि। कौन सी संधि? इलाहाबाद। इससे पहले 1760 वांडीवास का युद्ध। 1764 बक्सर का। 1765 इलाहाबाद की संधि। यहाँ पे क्या हुआ था? स्थापना 1707 में ये लोग आए थे भारत, और इन्होंने आके भारत में क्या कौन सी कंपनी खोली थी? सूरत में। पहली कारखाना कहाँ खोला था? सूरत में। बताइए फारूक सियर ने मान्यता कब दिया? 1717। फारूक सियर ने मान्यता दिया 1717 में। बताइए इन्होंने बंगाल पर अधिकार किया किस युद्ध के बाद? पलासी। बंगाल पर अधिकार कर लिया पलासी। बाबू चेक, काला टी शर्ट के बगल में जो चेक वाला पहना है, हाँ खड़ा हो। तो काहे बेचैन है? पीछे जो अभी हाथ उठाया था, हाँ काहे बेचैन हो बाबू? इग्नोर कर रहे हैं तो कौन सी बतिया रहा है चुट्टा कहीं का? हमको शौक लगा इतना 1000 लेकिन के बीच में तोरे उठा के बोलेंगे? 4 जूता देंगे यही होश में आ जाओगे। पढ़ा रहा है इंसान, बैल कहीं का बतिया रहा है। क्या याद एडमिशन क्या लेता है? सब ग्रेजुएशन हो गया है, दाढ़ी मोछ आ गया है, अब यो शर्म नहीं लग रहा है, बतिया रहे हैं मंटेसरी के स्कूल की तरह। तू पिटाते नहीं देखा यहाँ कितना बड़ा घर का रहेगा? छोटा सब यहाँ कहेगा कि सरकार बेरोजगारी बढ़ा दी है, वैकेंसी नहीं निकलता। अरे वैकेंसी निकल जाएगा तो हो जाएगा। इग्नोर कर रहे हैं एकदम कैमरा के सामने बैठा हुआ है, कर नाच नाच के बतिया। देहात वाले नहीं होते सब बतियाएगा। शहर का आदमी पढ़ा लिखा आदमी रहता है, शहर हो या देहात का, पढ़ा लिखा नॉर्मल बतियाएगा। देहात वाला पहुंच हाँ हो ठीक बा, अरे चोट्टा कहीं बतियाबो करेगा, नचबो करेगा, बैल कहीं का। कम से कम बतियाने का तो तरीका सीख ले, पढ़ाई लिखाई दूर की चीज है। सामने बैठ के नौटंकी करके रख देता है। एक बार यहाँ उठा के पीटेंगे ना स्टेज पे, पूरा इंडिया फेमस हो जाएगा। माँ बाप को भी सोचना चाहिए, बिना संस्कार सिखाए भेज देते हैं, हम लोग के लिए आफत हो जाता है। आदमी जीएस पढ़ाई की संस्कार पढ़ाए, और जो बतियाते रहता है कौन से बतिया रहा था? चुट्टा और टोपिया वाला से बतिया रहा था, इधर चश्मा वाला से।
चलिए बहुत ध्यान से देखिए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? सन 1600। जिस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, मुगल गद्दी पर कौन बैठा था? 1639 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मद्रास को क्या लेती है? भाड़े पर लेती है। 1651 में बंगाल में हुगली में क्या खोलती है? व्यापारी कोठी। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 1661 में राजकुमार चार्ल्स प्रथम का विवाह किससे हो जाता है? कैथरीन से। अब बंबई बंदरगाह क्या मिल जाता है? दहेज में। बंबई बंदरगाह क्या मिल जाता है? दहेज। हालांकि ये सब चीजें जो चार्ल्स क्या थे, जेम्स क्या थे, ये सब चीजें, ये जब आप इंग्लैंड की क्रांति पढ़ेंगे ना, वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री, तब आपको वहां ज्यादा पढ़ना पड़ेगा कि रक्तहीन क्रांति कौन था, चार्ल्स प्रथम, चार्ल्स द्वितीय, जेम्स प्रथम, जेम्स द्वितीय, ये सब चीज। अभी बस आपको इतना ही है कि चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से। ना आपको पता है कि चार्ल्स द्वितीय कहां से आया, और नहीं पता है कि कैथरीन कहां से, नहीं पता है विलियम ऑफ ऑरेंज कहां से है। तो अभी जैसे अकबर के बारे में आपको पूरा पता है ना कि अकबर के पहले हुमायूं, अकबर के बाद जहांगीर, उधर बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, वैसे आपको अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में रूल कर रही है। हम लोग को मेन फोकस इंडिया वाले रूल पे करना है, लेकिन इसी बीच में थोड़ा थोड़ा लिंकेज भी पता रहना चाहिए। अंग्रेजों को बंबई कैसे मिल गया था? दहेज में। आप क्वेश्चन समझिए, पूरा बंबई मिला या केवल बंबई बंदरगाह? बंबई। और अंग्रेज राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को दहेज में क्या मिला था? बंबई बंदरगाह। और इसने बंबई बंदरगाह को भाड़े पर किसको दे दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी। भारत से जितना व्यापार होता था किस बंदरगाह पे आता था? मुंबई। और वहां से कहां जाता था? इंग्लैंड। तो व्यापार की अंग्रेज आए थे किस लिए? व्यापार करने के लिए थे। आगे समझते हैं हम लोग। यहाँ पर चार्ल्स द्वितीय ने बंबई बंदरगाह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया? भाड़े पर। 1698 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम किला का निर्माण किया गया। आप बताइए, फोर्ट विलियम किला, फोर्ट विलियम किला, फोर्ट विलियम किला जो है, वो इस फोर्ट विलियम किला पर सिराजुद्दौला ने क्या करा दिया था? हमला। इसमें कितने लोगों को पकड़ा गया था? 146। किसको? 146 लोगों। इसमें से जिंदा कितने बजे थे? 23। जिंदा कितने बजे थे? 23। अगला कहता कलकत्ता शहर की स्थापना चारनाक ने किया। देखिए, अंग्रेजों ने कलकत्ता शहर की स्थापना किससे कराया? चारनाक। शहर की स्थापना कैसे? टाउनशिप प्लानिंग इस हिसाब से की जाती है कि अभी कितने लाख लोग की जनसंख्या है, आने वाले 50 साल में अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो सड़कों को चौड़ा करने के लिए, अभी देखिए मान के चलिए किसी शहर की जनसंख्या कम है और सड़क बहुत चौड़ा कर देंगे तो भद्दा लगने लगेगा, डेवलपमेंट भी नहीं होगा। तो उस शहर जब बसाया जाता है टाउनशिप में, तो सड़क बसाए जाते हैं, सड़क के बगल में क्या किया जाता है? पेड़ लगा दिए जाते हैं ताकि परमानेंट वहां कुछ चीजें न बन सके। बिजली वाला लगा देते हैं कि शहर जब बनेगा तो रिक्शा ठेला वाला वहां लगाएंगे, और जब शहर को चौड़ा करना पड़ेगा तो ये परमानेंट बिल्डिंग नहीं रहेगी तो क्या कर लेगा? चौड़ा कर देगा। ये टाउनशिप बसाया जाता है। बताइए, टाउनशिप में फ्रांसिस मार्टिन के सहयोग से कौन सा टाउनशिप बताया था? पांडिचेरी। चारों पांडिचेरी का नक्शा कैसा था? एक जैसा, इसलिए सबका नाम क्या पड़ गया? पांडिचेरी। और जॉन चार्नक ने क्या बनवाया था? कलकत्ता। जॉन चार्नक ने कलकत्ता। आगे पढ़िएगा तो ब्रिटिशर्स जो आए थे 19वीं सदी में, जब 1927 का समय आया था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद का समय, तो दिल्ली के विकास के लिए इन लोगों ने दो लोगों को बुलाया, एडमिन बेकर्ड और लुटियंस। तो बेकर्स और लुटियन ने मिलकर पूरी दिल्ली का डिजाइन करके रखा है। चाहे वो लाल किला तो मुगलों के समय का था, इंडिया गेट हो जाए, संसद भवन हो जाए, राष्ट्रपति भवन हो जाए, सचिवालय हो जाए, ये सब का डिजाइन किसने कराया था? अंग्रेजों ने। लुटियंस, चार्ल्स लुटियन, एडमिन लुटियन और बेकर्ड ने, ये दो लोगों ने कराया था। ब्लैक होल समझ में आ रहा है आप लोग को? आगे बढ़ जाते हैं। ब्लैक, अगला देखते हैं। 1717 में फारूक सियर ने इन्हें क्या दे दिया? व्यापारिक छूट। 1717 में क्या दिया गया? व्यापारिक छूट। 1757 में कौन सा युद्ध हो गया? पलासी। 1757 में पलासी। 1759 में वेदरा। 1760 में बांडीवाद। 1764 में बक्सर। और 1765 में इलाहाबाद। इसके बाद अंग्रेजों को रोकने वाला कोई था? नहीं। अंग्रेज राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह किससे हुआ? किससे हुआ? कैथरीन। तो भाई कैथरीन से विवाह हो गया तो पुर्तगाली कोई दिक्कत करेंगे? नहीं। पुर्तगाली साइड हो गए, सबसे पहले साइड हुए थे कौन? पुर्तगाली। 1661 में किससे विवाह हुआ था? कैथरीन से। पुर्तगाली राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह किससे हुआ? कैथरीन से। तो 1661 में क्या हो गया भैया? विवाह। विवाह हुआ। विवाह के द्वारा कौन साइड हो गए? पुर्तगाली। विवाह के द्वारा साइड हो गए पुर्तगाली। अब कौन बचे भाई? लाइन से देखिए, मेन चीजों को देखिए। ऐसा थोड़े ना एग्जाम में पूछता है कि कौन का व्यापारिक कोठी हुबली में कब खोला गया या व्यापारिक कोठी कलकत्ता में कब खोला गया। आपसे केवल व्यापारिक कोठी से पूछेगा तो ये पूछेगा कि पहली व्यापारिक कोठी कहां खोली गई थी? अंग्रेजों ने पहली व्यापारिक कोठी कहां खोला था? सूरत। डचों ने मछली पर, हाँ मछली। फ्रांसीसियों ने, पुर्तगालियों ने कोची में खोला गया। आगे देखते हैं। इन्होंने सूरत के बाद मद्रास में गए, मद्रास के बाद कलकत्ता में गए ये लोग, लेकिन पूछेगा कौन सा? सूरत। कलकत्ता में व्यापारिक कोठी खोलने के दौरान कौन सी घटना हो गई? ब्लैक होल। कौन सी? ब्लैक होल। अब काल कोठरी की घटना हो गई थी। 1661 में इन्होंने किससे निपट गए? पुर्तगालियों से। इसके बाद किससे निपटेंगे लोग? 1717 में बताइए। फारूक सियर। फारूक सियर ने क्या दे दिया? छूट दे दिया, व्यापारिक छूट दे। 1757 बोलिए। पलासी का युद्ध किसे निपटा दिया? बंगाल पर कब्जा कर लिया। किस पर कब्जा कर लिया? बंगाल। 1759 बोलिए। वेदरा का युद्ध किसे ले गया? डच लोग को खत्म कर। 1760 बोलिए। वंडी वास किसको ले गया? फ्रांस को लेके चला गया। 1764 बोलिए। बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध किसे ले गया? मुगल के जाते जाते पूरा भारत पर क्या हो गया? कब्जा हो गया। क्या हो गया? कब्जा हो गया। 1761 में कौन संत हो गए? मराठा। 1761 में मराठों को किसने भाई लिपटा दिया? अहमद शाह अब्दाली। तो यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं आपको समझने के लिए। कौन सा? पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध किसका अंत हो गया? मराठा का अंत हो गया। और मराठों का अंत नहीं भी होता तो अंग्रेज धीरे धीरे मराठों को साइड कर ही रहते, क्योंकि मराठों में पेशवा को लेकर क्या हो गया था? पारिवारिक झगड़ा हो गया था। 1764 में बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध? बक्सर। 1765 इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि। अंग्रेजों के लिए सारा रास्ता साफ था। समझ आ गया कि नहीं? क्या अंग्रेजों के लिए टोटल का टोटल रास्ता साफ।
अब कुछ लोग कहते हैं कि सर अगर फर्रुखसियर मान्यता नहीं देता तो कुछ हो सकता, कुछ नहीं होता। अंग्रेजों की प्लानिंग 100 साल आगे की होती है, 100 साल आगे कैसे कैसे करना है। आप खुद सोचिए, अंग्रेजों ने हर यहाँ के राजाओं को पेंशन के रूप में इतना पैसा दिया जितना उनका अपना राजस्व नहीं आता था, लेकिन पेंशन दिया 30 साल 40 साल के लिए। क्या भारत का आदमी कभी ऐसा करेगा? 30 सालों का इतना पैसा दे तो हम नहीं ना। लेकिन 30 साल में पीढ़ियां बदल जाती हैं और उसका पेंशन को क्या कर दिया, बंद कर दिया। उनको पता था कि पेंशन बंद करना है, लेकिन कानो कान किसी को खबर था नहीं। सारी नीतियां तैयार होती थी इंग्लैंड में कि उनको पेंशन दे के क्या करो, साइड करो, और बाद में पेंशन को क्या कर देना, बंद करना। किसी को 30 साल पेंशन, किसी को 40 साल पेंशन दिया था। समझा कि नहीं? आगे बढ़े, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अंग्रेज में किसी को कोई दिक्कत है? बोलिए। 1760 में अंग्रेजों ने किस युद्ध में फ्रांसीसियों को हराया? 1759 में किस युद्ध में डचों को? हाँ, किस युद्ध के बाद पूरे भारत पर अधिकार हो गया, पूरे बंगाल पर अधिकार हुआ? अंग्रेजों ने मान्यता दिया, सॉरी फारूक ने किस वर्ष मान्यता दिया? हाँ, 17। अंग्रेज भारत में पूरी तरह से आ गए, आ गए। अब अंग्रेज जब भारत में आए तो अंग्रेज बहुत चीज में चेंजिंग ला दिए, हर चीज में चेंजिंग लाए। उन लोगों ने सामाजिक बदलाव किया, प्रशासनिक बदलाव किया, धार्मिक रूप से चेंजिंग लाए, सैनिक क्षेत्र में चेंजिंग लाए, सांस्कृतिक रूप से चेंजिंग लाए। ये चेंजिंग आती गई। अब इसको हम लोग एक एक करके पढ़ना है कि क्या क्या वो सुधार किए। तो हम लोग कभी भी जो पढ़ेंगे तो एक सिस्टमेटिक ढंग से कौन कौन सी लड़ाइयां लड़े, कौन कौन सी किसानों के लिए सुधार किए, कारखाना में कौन कौन सा लड़े, एकदम इसको सिस्टमेटिक। तो आधुनिक भारत एकदम सिस्टमेटिक है, बिखरा हुआ नहीं है कि हाई वंश आ गया, हाई वंश, बीच में कोई वंश आएगा नहीं। अंग्रेज आए और यहां से लड़ाई हुआ, तो आपको पहले क्या पढ़ना है, अंग्रेज। अंग्रेज के बाद लड़ाई, लड़ाई आगे जाके दो भाग में, गरम दल और नरम दल। गरम दल और नरम, नरम दल वाले कांग्रेस के थ्रू चलते गए और गरम दल वाले अपना बीच बीच में मारधार करते रह गए। सुभाष चंद्र बोस शुरुआत में नरम दल थे, बाद में क्या हो गए, गरम दल। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, खुदीराम बोस, ये लोग जो थे ये कैसे थे, गरम दल। अब आपको सिस्टमेटिक ढंग से क्या करते रहना है, पढ़ते रहना है। समझ में आगे कि नहीं? आगे बढ़ जाए। 1857 की क्रांति, कौन सी क्रांति? 1857 की क्रांति से पहले आपको क्रांति समझना पड़ेगा। रिवोल्यूशन या क्रांति कहते किसे? 1857 की क्रांति क्या होती भाई? रिवोल्यूशन किसी भी व्यवस्था में, किसी भी व्यवस्था में अचानक आने वाला बहुत बड़ा परिवर्तन क्या लाता है? क्रांति। बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा। जब क्रांति शब्द होगा तो क्या समझिएगा, बहुत बड़ा परिवर्तन। और आंदोलन जो होता है ये किसी खास चीज के मांग के लिए लोगों का एक भीड़ होता है, उसे क्या कहते हैं? आंदोलन। तो किसी खास चीज का मांग करेंगे तो वो क्या हो गया? आंदोलन। जैसे अभी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए क्रांति आ रहा है, क्या आ रहा है? आंदोलन। क्या आ रहा है? आंदोलन। अभी ये आंदोलन कहां हो रहा है? ट्विटर पर। हो सकता है कि कुछ दिन में अगर रेलवे ने कुछ सांस ढेकर नहीं लिया तो सड़कों पर यह आंदोलन हो सकता है। लेकिन कभी कभी आंदोलन में मारधार हो जाता है, लाठी निकालो और मारना चालू करो, चौरी चौरा हत्याकांड जला दिया गया। आंदोलन में कभी कभी मार हो जाता है और वो विद्रोह का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है? विद्रोह। आंदोलन में मारधार होता है और विद्रोह में भयानक हो जाता है। आंदोलन में भी छोटा मोटा मारधार होता है, लेकिन अगर बहुत बड़ा रूप ले लिया तो विद्रोह। 1857 की जो क्रांति थी वो एक्चुअली में एक विद्रोह था। क्या था? विद्रोह। बड़े पैमाने पर मारधार हुआ था। लेकिन आंदोलन या विद्रोह के बाद अगर एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है उसे कहते हैं क्रांति। तो 1857 के विद्रोह के बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला था। तो 1857 की शुरुआत में विद्रोह था या क्रांति थी? विद्रोह। आगे जाके ये किसका रूप ले लेते हैं? तो इसे आप 1857 का विद्रोह कहिए या 1857 की क्रांति, बात क्या है? बराबर ही है। अब यहाँ पर हम लोग के आजादी के बाद कोई क्रांति वगैरह नहीं आई है, केवल क्या हुआ है? आंदोलन हुआ है। ये हमारी मांगे पूरी करो। किसान 1 साल से बैठा है, आंदोलन पे बैठा है। आज मोदी जी सेंट्रल विस्टा देखने गए हैं कि नया संसद भवन कैसे बन रहा है, एक बार मिलने नहीं गए। इमोशनल होना चाहिए। प्रधानमंत्री एक बार खुद मिलने चले जाएंगे तो आधा मांग तो वैसे ही छोड़ देगा। रीजन क्या है कि प्रधानमंत्री से मुंह पे मुंह बोल देना बहुत मुश्किल होता है। आप किसी पुलिस वाले से कह देंगे हमरा आइयो मांग चाहिए, वो मांग चाहिए, प्रधानमंत्री के सामने बोलिएगा आप अब ये 20 को चिल्लाइए ग्रुप डी में हाई खराबी हो खराबी है, मोदी जी सामने रहेंगे, महाराज जी जमा दिला दीजिए, बस सब ऐसे शांत हो जाएंगे। काहे भाई? वो राहु केतु की नजर में चढ़ जाएंगे दिक्कत कर देंगे आपको। तो अब हम 1857 का क्या देखते हैं? विद्रोह। तो आप रिवोल्ट भी कह सकते हैं और रिवोल्यूशन भी कह सकते हैं। विद्रोह कहिए या क्रांति कहिए। देखिए क्रांति या विद्रोह एक लंबी परंपरा, एक लंबी किसी मतलब जो नीतियां आ रही हैं उसके खिलाफ एक विद्रोह होता है। जैसे हमारे देश में हर इंसान के दिमाग में एक चीज बैठा हुआ है कि जो संसद में या फिर नेता जो बैठे हैं वो उतना अच्छा से काम नहीं करते जितना करना चाहिए। ये सबके दिमाग में बैठ रहा है कि नहीं? और साथ साथ में कभी कभी कुछ घटनाएं भी हो जाती हैं, कभी राफेल घोटाला, कभी 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कभी कोलगेट घोटाला। तो धीरे धीरे हम लोग का जो असंतोष है, जो हम लोग के प्रति उनके प्रति जो हम लोग की फीलिंग है धीरे धीरे घटती जाती है और उनके खिलाफ भावना क्या होती है? बढ़ती जाती है। बहुत भावना क्या होती है? बढ़ती जाती है। ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। और कभी एक ऐसा समय आएगा कि ये भावना जो हम लोग चलिए ध्यान से समझते हैं। विद्रोह और क्रांति का अंतर समझना क्या?
हम लोग किसी के खिलाफ आपके मन में एक क्या होते रहता है, आग भड़कते रहता है, और अचानक कोई बड़ी गलती हो जाती है तो किसका रूप ले लेता है, विद्रोह। जैसे लाइव वाले लोग हर स्टेट के हैं, कोई अंडमान का है, कोई लक्षद्वीप, कोई कश्मीर, कोई कहीं का है। लेकिन जो बिहार के लड़के हैं उनको पता होगा कि बिहार एसएससी 2014 में एक नोटिफिकेशन निकालती है, 15 तक में उसको फॉर्म भर के कहती है एग्जाम लेंगे। पूरा प्रोसीजर करते करते हम लोग को ये लगा था हर इंसान को कि 14 का नोटिफिकेशन है, 16 में तो फाइनल करिए देगा, 2021 खत्म होने जा रहा है। कोई इंसान ये गारंटी लेके नहीं कर सकता है कि 2024 तक में भी ये फाइनल ज्वाइनिंग करा देंगे कि नहीं। 10 साल की स्थिति हो गई। कितने साल? 10 साल। क्या हो गया जी? हवा चल रहा है तो थोड़ा बहुत घबराता का है, नहीं गिरेगा तुम। तो बताइए हर इंसान का बिहार में उसके बिहार एसएससी के प्रति एक असंतोष की भावना है कि नहीं? ये बताओ, अगर ये 21 में नॉट करके 22 में ये फाइनल करे, वेरिफिकेशन मेरिट लिस्ट हेन तेन करके ज्वाइनिंग की बात कब करे? 24 में। और 24 में अगर ये कह दे कि वैकेंसी रद्द, तब एक तो नया क्रांति की शुरुआत होगी। क्या होगी? नई क्रांति की शुरुआत। और उसके बाद आदमी खोजेगा कर्मचारी किधर है, सब इसका बोर्ड ऑफिस किधर है, इसका चल इसका एक और ईंटा लेते चलते हैं यहाँ पर। समझ गए कि नहीं? तो कभी कभी यही होता है, आपकी पुरानी गलतियां खोज खोज के अचानक लोग लेके चलाते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? हाँ, क्रांति का। क्रांति अचानक नहीं होती, पहले से आप किसी के नजर में खटक रहे होते हैं, खटकते 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 कभी एक ऐसा समय आता है जब आपके खिलाफ पूरे लोग हो जाते हैं। जैसे हम बहुत पहले से लोगों के नजर में खटक रहे थे, जब मन तब पाकिस्तानियों को गरिया देते थे, बोलते 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 हम एक अपना क्रांति के लिए एक बैकग्राउंड मेरा तैयार था। अचानक कोई फिलिस्तीन वाला मैटर आया। अब भाई फिलिस्तीन के मैटर पर तुम भाई, हम लोग एक बात सीधा हम यही बोले थे ना, हम फिलिस्तीन का साथ किस लिए देंगे? हमारा साथ कभी दिया है वो? तो हमारा रिश्तेदार हो नहीं। हम खुल के बोले कि इस फिलिस्तीन को खुद से मैटर सुलझाना चाहिए। इसी को लेके धीरे धीरे पाकिस्तान वालों को बोल दिए थे पंचर वाला। पाकिस्तान वाले, अरे भाई उन सौ के लिए इज्जत की बात है, पाकिस्तानियों के लिए कौन सा गड़बड़ बात है? और नहीं साटते तो बुरा क्यों लगा? तो हमने तो बोला था उसको, लेकिन एक तात्कालिक कारण बता के आगे से क्या हटा दिया, सब पाकिस्तानी हटा दिया। अब वहां क्या दूसरे वीडियो से बस वही हटा दिया सब पंचर था। अब भाई पाकिस्तान को बोलेंगे तो पीछे तो मुस्लिम ही ना रहेंगे। अब वेटिकन सिटी की बात करेंगे तो पीछे ईसाई ना खड़ा रहेगा, अयोध्या की बात करेंगे तो पीछे रामे जी का ना मंदिर रहेगा। तो बात यही था। उसने कहा दिया ये देखिए खान साहब ने क्या कहा। हम कहें कि भाई देख, तू इस बात को ज्यादा तूल मत पकड़ाओ, तुम्हें घाटा हो जाएगा। रीजन क्या है कि लोगों को तो पता है कि हम किसको बोले हैं, लोग तो जाके देखेंगे कि हम बोले पाकिस्तानियों को। अब तू कहेगा कि इसको बोले तो लोग तुमको डाउट नजर से देखेगा। तो एक तरह से हमारे भी खिलाफ क्या चालू कर दिया था, क्रांति 1857 की क्रांति चालू, विद्रोह चालू। अजी देखो कि उससे कोई खास फर्क थोड़ी पड़ता है, नहीं पड़ता है। हमको हिंदुस्तान वाले देखिए, पढ़ा लिखा सबको पता था कि हम किसको बोले थे, और जो पढ़ा लिखा नहीं था उसको हमसे वो कभी मेरे समर्थन में आएगा। मतलब जो पढ़ा लिखा का मतलब नहीं कि स्कूल में ही गया, पढ़ा लिखा का इंसेंस होता है कि सोच भी ठीक ठाक रही हो। तो आप बताइए हमारे खिलाफ जो लोग उठे थे क्या एक ही समय के लिए थे? मतलब उनका केवल एक ही वीडियो से प्रॉब्लम था? नहीं, उनको पता था कि ये बहुत खत्म आदमी है खान सर, ये अगर जी गया तो पाकिस्तान को जीने नहीं देगा, इसी को बदनाम कर देते हैं। तो उनके दिल में एक पहले से मेरे खिलाफ बगावत भरी थी। मेरी मम्मी कह रही थी तुम खामखा में, जब तुमको इंडिया के लोग जान रहे हैं, तुम खामखा में इतने लोगों को अपने खिलाफ कर लिए। अब मम्मी भी हमको थोड़ा ठीक है, अब आदमी का उम्र हो जाता है तो माँ बाप भी प्यारे से बोलता है, समझा जाके काहे कर लिया ऐसा। मम्मी को समझाएं कि देखिए मम्मी, जो मेरे खिलाफ आज हुए हैं ना, वो मेरे खिलाफ नहीं, मेरी विचारधारा के खिलाफ, और वो कभी भी मेरे विचारधारा के खिलाफ ही रहेंगे, क्योंकि उनके लिए देश पहले आता ही नहीं, और हमारे लिए पहले देश आता है, कभी हमारे खिलाफ नहीं। वो तो ऊपर वाले का लाख लाख शुक्रिया है कि उनका चेहरा सामने आ गया, वरना चेहरा सामने नहीं था तो हमको लग रहा था कि साथ दे रहे। तो क्रांति कैसे आती है समझ आ रहा है? धीरे 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 आपकी बातों से, आपकी नीतियों से एक लोगों के मन में आपके खिलाफ क्या होता है, एक विचार बनते रहती है कि ये आदमी ठीक नहीं है, और एक भयानक सा क्या ले लेता है, क्रांति का रूप ले लेता है। तो अगर 1857 की हम क्रांति लिख रहे हैं तो ये एक समय की घटना होगी कि अंग्रेजों की लगातार की क्या होगी, हाँ लगातार कुछ ना कुछ इन लोगों ने क्या किया होगा, काम किया होगा। अंग्रेजों ने कई सारे सुधार किए सब, जिसकी वजह से वो लोग अपने हिसाब से काम करते थे, लेकिन भारतीयों को पसंद नहीं आता था। जैसे पहला सुधार था इनका आर्थिक सुधार। क्या था? आर्थिक सुधार। पहला सुधार आर्थिक सुधार। इस आर्थिक सुधार में अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था लाया। रैयतवाड़ी व्यवस्था भारतीयों को नुकसान लगा। इसके बाद महालवाड़ी व्यवस्था, ये आगे सब पढ़ना है आपको। और क्या लाया? अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त, ये कई सुधार लाए। इससे भारत के किसानों का बहुत ज्यादा लॉस हुआ। भारत में जमींदारों का अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ गया, बहुत ज्यादा क्या हो गया, बढ़ गया। इस वजह से भारत का एक खास तबका अंग्रेजों के खिलाफ होने लगा। किसान हो गए सब खिलाफ, रैयत मतलब किसान, गांव का गांव आदमी खिलाफ हो गया। लेकिन एक कारण कभी किसी क्रांति को जन्म नहीं दे सकती। इसके अलावा इन लोगों ने और कई काम किए। इन लोग अंग्रेजों ने सामाजिक सुधार कर दिया। क्या किया? सामाजिक सुधार किया। सामाजिक सुधार में इन लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, लेकिन कभी भी सामाजिक सुधार करिएगा तो विरोध का सामना करना पड़े। इन्होंने सती प्रथा का अंत कर दिया। कहा कि सती प्रथा नहीं रही। किसी का पति मर जाता था ना, तो उसकी लाश के साथ उसकी पत्नी को बांध कर जला दे दो। लेकिन अगर किसी की पत्नी मर गई तो पति को भी जला दो, तब कोई विरोध नहीं करता। लेकिन पत्नी को क्या कर दिया जाता है? जला दिया गया। सती प्रथा का क्या कर दिया? अंत कर दिया। भारत में ज्यादा संख्या हिंदुओं की थी पहले से भी, और अभी भी है हिंदू की ज्यादा संख्या। तो संस्कृति भी ज्यादा किसकी देखने को मिलेगी? हिंदू। नॉर्मल आप कीजिएगा तब भैया नमस्कार, समझ में कि नहीं? कोई ऐसे एक नॉर्मल हो गया, रीजन क्या जाते। लेकिन अगर जिधर एरिया में ज्यादा मुस्लिम रहेंगे वहां देखेंगे तो एक संस्कृति बन जाती है। और सलाम अलैकुम कैसे हैं, समझ में? जहां ईसाई क्रिश्चियन या फिर बड़े बड़े लोग रहे, गुड मॉर्निंग सर,
तो ये क्या है, वो कल्चर बनते रहता है, जैसी माहौल है वैसे। ऐसा नहीं कि आपके ऊपर कोई डोमिनेंट थोप रहा है, आप ऑफिस में जाइएगा गुड मॉर्निंग सर, ऐसा थोड़ी है कि हम आपके ऊपर ईसाई कल्चर थोप रहे हैं, वो माहौल बन जाता है। समझ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इन्होंने सती प्रथा का अंत किया। भारत में हिंदू समाज में विधवाओं को वो मान्यता नहीं थी। पहले के समय में विधवाओं को सफेद कपड़ा पहना के गांव के साइड में रख देता था। अब कहा जाता था कि सुबह सुबह किसी विधवा का शकल देख लोगे तो दिन खराब हो जाएगा। अरे बेचारी खुद उसका पति मरा है, उसका और समर्थन करना चाहिए, उसको सहानुभूति देना चाहिए, उसका जीवन नरक कर रहा है। तो इसने क्या कर दिया, कहा कि विधवा भी अब क्या कर सकती है, विवाह कर सकती है। विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह को अनुमति किसने दे दिया? अंग्रेजों ने। भारत के लोग कहे धर्म नाश करेगा चट्टा कहीं का। इसने और क्या किया? बाल विवाह को अंत कर दिया। बाल विवाह, पहले 13 साल की लड़की का शादी हो जाता, 12 साल 13 साल की लड़कियों का शादी हो जाता। और दिक्कत ये नहीं थी कि 12-13 साल की लड़की की शादी हो रही, लड़का ससुरा 40 साल बुढ़वा से, अरे गोदी में भी आकर के मेला दिखाता था। देखो आदमी 12-13 साल के लड़का को तो अभी अगर ज्यादा दुलार प्यारा आदमी उठाइए लेता है। 12-13 साल का लड़का, और 12-13 साल की लड़कियों रहती तो उतना चल जाता, लेकिन लड़का ज्यादा रहता। लेकिन 12-13 साल की लड़की को क्या समझ है दुनिया के बारे में, उसका विवाह कर दिया। इसने कह दिया कि बाल विवाह करोगे तो पूछ देंगे। हम भारत के लोग इसके क्या हो गए, खिलाफ हो गए। इसने नर बलि पर रोक लगा दिया। नर बलि पर, पहले घर और बनता है, पुल सड़क बनता था, तो किसका बलि दिया जाता? नर बलि का, आदमी को काट देता था। पहले हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग के यहाँ एक पुल बन रहा था, तो हम लोग की दादी उस समय जिंदा थी, मोहल्ले के सारे लोग बच्चों को रोग गिनती गिनता था। हल्ला उड़ गया था ना कि लड़का को काट के देता है। अभी तो अभी भी बलि दिया जाता है, लेकिन बकरा वकरा को दिया जाता है। बकरा वकरा को दे दीजिए। अभी विजयदशमी आ रही है, अभी हाल में बकरीद का त्योहार गया है। बकरीद के त्योहार में किस चीज की बलि दी जाती है? कुर्बानी यानी बलि। भाई बलि हिंदी है, उर्दू में क्या कहें? कुर्बानी। तो किसकी दिया जाता है? बकरा। अभी दुर्गा पूजा है, नवमी की रात को, नवमी की रात को बलि चढ़ाया जाता है। नवमी को, हाँ नवमी या दसवीं को क्या चढ़ाया जाता है? बलि चढ़ाया जाता है। तो अभी लेकिन पहले नर बलि की भी परंपरा थी। इसने क्या रोक लगा दिया? नर बलि पर रोक लगा दिया। क्या लगा दिया? नर बलि पर रोक लगा दिया। तो सामाजिक सुधार भी किए गए थे, उस वजह से भी हो गया। सामाजिक सुधार के बाद इसमें धार्मिक सुधार भी हुआ था। कौन सा? धार्मिक सुधार। धार्मिक सुधार के तहत अंग्रेजों ने भारत में ईसाई धर्म का जबरदस्त प्रचार किया। ईसाई धर्म का क्या किया? जबरदस्त प्रचार किया। इस वजह से भारत के लोगों को लगा कि कौन सा धर्म है, खाली अंग्रेजी बोलता है। हाँ, तो भारत के लोगों ने इसको भी उतना अच्छा से स्वीकार नहीं किया। इसके अलावे और भी कारण थे भारत में धार्मिक सुधार के। धार्मिक सुधार के अलावे भी तकनीकी सुधार था। क्या था? तकनीकी सुधार। तकनीकी सुधार में क्या था भाई? डाक व्यवस्था, प्रेस व्यवस्था, डाक व्यवस्था, रेल व्यवस्था। रेल व्यवस्था ने कई सारा विद्रोह खड़ा कर दिया। ट्रेन में सीट ऊपर भी होती है, नीचे भी होती है। पंडित जी को नीचे का बर्थ मिल गया, और कोई SC ST है उसको ऊपर का मिल गया। अब पंडित जी के ऊपर कौन बैठ गया? SC। धर्म नाश करेगा तुम हमारा। वो झगड़ गया उसके साथ, वो SC ST बुला लाया TT को। TT आया, ओ माय गॉड व्हाट हैपेंड। टिकट देगा, ओ पंडित जी शो मी योर टिकट, लोअर बर्थ, यू सिट डाउन एंड ही विल सिट अप एंड जस्ट शट अप। पंडित जी कहे घोर अन्याय हो रहा है, ये क्या हो रहा है? घोर अन्याय हो रहा है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब भाई पंडित जी लोग का बहुत, आज के वक्त में भी पंडित जी लोग की बहुत वैल्यू है। आज के वक्त में भी मतलब उनको ना मतलब कुछ स्पेशल प्रिविलेज प्राप्त है। ऐसे भी कहा जाता है कि कोई घर और बना रहे हैं, ब्राह्मण का पहले उसमें क्या लाइए? पैर और लाइए, वो साक्षात ब्रह्मा होते हैं। उन्हीं का मतलब बहुत ज्यादा उन लोग के पास शक्ति होती है। और वो पंडित जी को उस समय सोचिए, आज से 250 साल पहले अगर कोई नीचे बैठा दिया, ऊपर वाला ज्यादा बोलेंगे तो TT चार गो बात सुना के चल जाएगा, दिक्कत होगा कि नहीं होगा। तकनीकी कारण भी बहुत खतरनाक कारण ले लिया यहाँ। धीरे धीरे अंग्रेजों के खिलाफ लोगों का गुस्सा क्या हो रहा था? भड़क रहा था। लोग को लगाने लगा कि अंग्रेज ससुरा हमारा धर्म को क्या कर देंगे? सब नाश कर देंगे, सब धर्म को क्या कर देंगे? सब नाश। इस वजह से ये लोग अंग्रेजों के खिलाफ जाने लगे। सैनिक कारण भी थे इसमें। क्या था? सैनिक कारण। सैनिक कारण क्या था भाई? सैनिक कारण, सैनिक कारण में यह था कि सैनिकों को प्रमोशन यानी अच्छा पद भारतीय सैनिकों को नहीं दिया जाता था। भारत में हर तरह के सैनिक रहते हैं। अब आप साउथ इंडिया में जाइएगा तो कान छेदाना पुरुष लोगों में अच्छा है, तो वहां के सैनिक कहें सब कि हम कान में बाला पहनेंगे, और आर्मी रूल के हिसाब से ये सब कुछ नहीं चलेगा। बाली उली पहनेगा, लड़ाई झगड़ा में घास फूस में उतरना, पहुंच जाएगा, नोचा जाएगा, चिल्लाने लगेगा, अरे बाप कान उखड़ गई लो, कोनो सुन लेगा इधर फौजी छुपा हुआ है। दाढ़ी रखना अलाउ नहीं होता है फौज में, क्योंकि आजकल जितना गैस गैस पिस्टल पे मशीन चलती है, चला रहे गोलियों में 4 को दाढ़ी फंस गया है, लो ओ माय गॉड, कटवा देता है, दाढ़ी नहीं रख सकते। तो ये सब चीजों को नहीं रखना। लेकिन कुछ धार्मिक लोगों को छूट मिलती है। पंडित जी लोग अपने CO साहब से लिखवा के आएंगे, चिरकी रख सकते हैं। मुस्लिम लोग दाढ़ी रख सकते हैं। सिख लोग अपना दाढ़ी के साथ साथ पगड़ी रख सकते हैं, लेकिन CO के परमिशन लेना पड़ेगा। तो ये लोग ने सैनिकों को भी क्या कह दिया? नहीं, मतलब सर शादी पंडित जी कराते हैं इसलिए सम्मान किया जाता है। अरे यार क्या बात बोलता है? पंडित जी लोग का बहुत काम है, श्राद्ध भी तो वही कराते हैं, सब चीज तो पंडित जी कराते हैं। मुंडन रहेगा तो किसको बुलाएंगे? पंडित जी। वो तो आके हजाम तो पाल छिपता है, सब पाठ पढ़ना। जनेऊ रहेगा तो किसे बुलाओगे? पंडित जी ने। तुम क्या बात करता है? शादी कराते हैं बस इसीलिए, मैंने शादी नहीं कराएंगे तो उनका वैल्यू नहीं है। पंडित का अर्थ होता है ज्ञानी। चलो ध्यान देगा। तो इसमें सैनिकों को अच्छा पद नहीं दिया जाता है, दाढ़ी रखने की अनुमति नहीं थी, कान में बाला पहनने की अनुमति नहीं थी। इन सब कारणों की वजह से हर इंसान भारत का किसके खिलाफ हो गया था? अंग्रेजों के खिलाफ हो गया था। इसके बाद एक और तांडव कर दिया अंग्रेजों ने, प्रशासनिक सुधार कर। प्रशासनिक सुधार। कौन सा सुधार? प्रशासन।
अंग्रेजों ने कह दिया जितने लोगों का पेंशन दिया जा रहा है सबका पेंशन बंद, सबका पेंशन बंद। सोचिए, जिसको जिसको अंग्रेजों ने पेंशन दिया था उनसे पेंशन देकर उनको अपने जगह से दूसरे जगह भेजा था। मराठों को उठा के कहां भेजा था? कानपुर। सोचिए, मराठों को उठा के कहां भेजा था? कानपुर। अब बताइए, अगर यहाँ पेंशन बंद कर दिया और वो 30-40 साल बाद तो यहाँ आएंगे तो इनको कौन पूछ रहा है? कोई नहीं। और वहां करेगा कौन? अगर पेंशन बंद कर दिया तो काम कौन सी करेगा? बताइए, रंजीत सिंह, जो राजा रंजीत सिंह शेर साथ इनके बेटा को दिलीप सिंह को भेज दिया उच्च शिक्षा का, इनको कहां भेज दिया? कश्मीर। पेंशन जब बंद किया तो हो गया बवाल। पेंशन के साथ साथ इसने जमींदारी व्यवस्था को भी क्या कर दिया? बंद कर दिया। कहा कि जितने लोग जमींदार हैं लोग, सबकी जमीन किसकी हो जाएगी? अंग्रेजों की। बिहार में राजा कुंवर सिंह थे, यहाँ पे जगदीशपुर आरा में, कहेंगे हमारा जमींदारी चल जाएगा। इसने कहा कि जितने लोग, जितने राजा महाराजा हैं, उनके अगर बच्चे नहीं हैं, अगर वो गोद लिए हैं तो गोद लिए हुए लड़का को हम राजा नहीं बनाएंगे। कौन है भैया? झांसी की रानी, अपना कोई लड़का नहीं था, वो भड़क गई। इसने कहा कि भाई प्रसाद जो राज अच्छा से शासन नहीं करेगा वो मेरा हो जाएगा। अवध पर कुशासन का आरोप लगा के हड़प दिए। यानी कमोबेश गरीब अमीर हर इंसान किससे उठ चुका था? अंग्रेजों से उठ चुका था। अब इसमें एक कोई ना कोई भयानक कारण आता है जो चिंगारी का काम कर देता है, और उसे कहते हैं तात्कालीन कारण, तात्कालिक कारण। कौन सा कारण? मतलब उस समय ऐसी कौन सी घटना हो गई जो लोगों को एक कर दी, और जैसे लोग एक होंगे लोग खोजने लगेंगे, हाँ ये भी किया था, वो भी किया था, मारो चट्टा को, बर्बाद कर दो यहाँ पर। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो ये हो गया तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण में अंग्रेजों ने एक राइफल थी जिसका नाम था बेस फील्ड राइफल। बेस फील्ड राइफल की जगह पर इनफील्ड राइफल को अंग्रेज लेके चले आए सब। अब उस राइफल की खासियत ये थी कि उसमें जो कारतूस, गोली जो चलती है मेन कारतूस के दम पर चलती है। लोगों को लगता है पिछवा से ढकेलता है, कुछ नहीं ढकेलता है। पिछवा से ढकेलने में कितना तेज ढकेलवे करता है, बहुत ज्यादा जो नहीं ढकेलता है। ऐसे बंदूक की जो गोली होती है इसके पीछे लगा होता है प्राइमर। क्या लगा होता है? प्राइमर। ये बड़ी तेज आग पकड़ता है, और ये होता है कारतूस। इसमें भरा होता है बारूद। इसमें क्या भरा होता है? बारूद। ये बारूद भरी होती है, और इसके आगे होती है आपकी बुलेट। इसके आगे कौन सी होती है? बुलेट। यही शरीर में जाकर धंसती है। जब ऐसे बंदूक चलाया जाता है तो पीछे का जो ट्रिगर होता है, ट्रिगर, ये ट्रिगर किसको जलाता है? प्राइमर को। अब प्राइमर क्या पकड़ लेता है? आग। और बारूद में आग धीरे धीरे पकड़ता है कि अचानक, अचानक ब्लास्ट करता है इसे। अब ये बहुत मजबूत होता है, ये कवर कैसा होता है? मजबूत। अब ये फटता ही नहीं, तो बारूद कहां जाएगा? आगे। आगे कौन है? बुलेट। धकेल देता है। जाओ। अब बुलेट को रास्ता कौन दिखा देता है? नली। नली जितना लंबा नली रहेगा उतना बंदूक तगड़ा मारेगा, क्योंकि बुलेट जो होता है जैसे मारेंगे आगे नली नहीं रहेगा तो रास्ते भटक जाएगा। इसे रास्ता क्या जाएगा? भटक जाएगा। तो नली क्या करता है? रास्ता देता है। जितना लंबा नली उतना तगड़ा रास्ता दिखाएगा और दूर तक जाएगा। हमारे धाए से चला गया है, इसलिए छोटा बंदूक ज्यादा दूर नहीं मारता है। पिस्टल से हम लास्ट बेंच वाले को मारेंगे, नहीं मरेगा, लगभग नहीं करेगा, इधर रह जाएगा यहाँ पर। और भाई राइफल लेके तो पूरा मार सकता है। तो अंग्रेजों ने इस, देखिए अभी क्या है, इसके ऊपर ये जो मेटल के होते हैं इसे किसी भी तरह के कवर की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी इतना आगे आ चुका है। सबको खुद पता चल जाता है टेक्नोलॉजी के माध्यम से कि मतलब जंग रोधी चीजें आ गई, जंग नहीं लगता है। देखिए ना, स्टील एक से एक आ गया, उसमें जंग लगता है? नहीं लगता है। लेकिन उस समय जंग से बचने के लिए इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो उसके ऊपर ग्रीस या कुछ चिपचिपा पदार्थ लगा दिया जाता था जिससे जंग न लगे। तो बेस फील्ड की जगह जो एनफील्ड राइफल लाया गया था, तो उसमें जो गोली का कवर था, तो उस गोली के कवर पर जंग न लगे इसलिए उस पर चिपचिपा पदार्थ के रूप में गाय और सुअर की चर्बी थी। गाय और सुअर की चर्बी। गाय इजिली अवेलेबल है हर जगह पर। देखिएगा, आप पटना जाइएगा तो हमेशा एक दो गाय सड़क के किनारे गिर के मर मिलेगी आपको यहाँ पर। तो गाय इजिली अवेलेबल थी, संख्या ज्यादा। सुअर की चर्बी का लाइफ जो था लंबा था। अब सुअर में चर्बी कम, लेकिन उसकी चर्बी जो थी ना लंबे समय तक क्या कर सकती थी? सर्वाइव कर सकती थी, लंबे समय तक रोक सकती थी। गाय में चर्बी की मात्रा ज्यादा, इस वजह से गाय की हत्या क्या होने लगी? तेज होने लगी। और गाय की चर्बी में किसकी चर्बी मिला देते? सुअर की। तो क्वालिटी बढ़ा देता था सुअर की चर्बी, स्ट्रॉन्ग होता है सुअर की चर्बी, मात्रा बढ़ा देता था गाय की चर्बी, और उसी से क्या बनाया जाता था? कवर। अब बंदूक की गोली किसमें रहती थी? कवर में। दांत से क्या करना पड़ता था? कवर फाड़िए और उसके बाद क्या करिए? गोली रखिए, और उसके बाद क्या कीजिए? चलाइए। अंग्रेजों ने यही गोली दिया सबको। बाद में जहां ये गोलियां बन रही थी उस गोलियों के कारखाने में एक भारतीय सैनिक चला गया। मंगल पांडे नहीं गया, दूसरा आदमी गया, और उसने देखा कि ये क्या हो रहा है, इतनी गाय क्यों मरी है, इसका चर्बी निकाला जा रहा है। ससुरा इधर सुअर मरी है, इसका चर्बी, सब चर्बिया को एक जगह गर्म करके उसको बनाया जा रहा है। उधर देखा ससुरा इसका कवर बन रहा है, ऐसे ही कवर बंदूक की गोलियों में, देखा हमारे गोलियों में ये कवर है। हल्ला कर दिया कि भाई साहब जितना हम लोग गोली चलाए हैं दांत से खींच खींच के, इस सब में गाय या सुअर की चर्बी लगी। अब हिंदू धर्म में गाय को इतना पवित्र माना जाता है, गाय के मरने पे बहुत मतलब ऐसा कहा जाता है गाय जब मरे तो उसको अर्थी की तरह ले जाइए। ऐसा हिंदू धर्म में परंपरा है, और उसका पूजा पाठ के लिए कम से कम 5 गांव से भिक्षा लेनी पड़ती है, भीख मांगना पड़ता है कि हमारे यहाँ गाय मर गई है और क्या दीजिए हमको, कुछ भीख दीजिए, इसका अंतिम। अब बांधा हुआ तो मरना बहुत अशुभ माना जाता है। जिसके खूंटा पर अगर बंधी हुई गाय मर गई तो माना जाता है बहुत अपशगुन हो गया। जब गाय बीमार पड़ जाती है तो खूंटा से उसे खोल दिया जाता है। तो काफी परंपरा, हिंदू धर्म में गाय बहुत पवित्र है।
वहां पे। अब उस गाय के, मरे हुए गाय के चर्बी से अगर मुंह से लगाएगा तो वो अछूत माना जाएगा। और इस्लाम धर्म में सुअर को अत्यधिक अशुद्ध माना जाता है। सुअर को क्या माना जाता है? अत्यधिक अशुद्ध माना जाता है। कहा जाता है इस्लामिक धर्म में, ऐसे धर्म में ये नहीं बोला गया, ऐसे अफवाह उड़ा दिया कि कोई व्यक्ति अगर सुअर शब्द बोल देता है तो 40 दिन तक उसका मुंह अशुद्ध रहता है। ये एक अफवाह उड़ा देता है। अब बताइए ना, जबकि उसको सुअर को बदखोम कहते हैं। उर्दू में क्या कहते हैं? बदखोम। अभी बताओ, अगर हम उर्दू में बोलेंगे तो मेरा मुंह नापाक नहीं होगा, मतलब अशुद्ध नहीं होगा। अंग्रेजी में पीक बोलेंगे तो अशुद्ध नहीं होगा, अरबी में बोलेंगे तो अशुद्ध नहीं होगा। केवल प्रॉब्लम हिंदी से है। कभी ऐसा हो सकता है अगर सुअर शब्द बोलने से मुंह अशुद्ध हो जाता है तो किसी भी भाषा में आप सुअर बोलिएगा तो अशुद्ध हो जाएगा? कि बदखोम बोलेंगे तो अशुद्ध नहीं होगा, पीक बोलेंगे तो अशुद्ध नहीं होगा। हिंदी काहे बोला सुअर अशुद्ध हो गया? इस्लाम के जितने नियम कानून है वो अरबी भाषा में। अतः अगर सुअर अशुद्ध होता तो पहले नियम ये बदखोम पर लगता। लेकिन कुछ धार्मिक चीजें होती हैं जिस पर बिलीव, जो बोल दिया वही मानिए। हम अगर सुनाने जाएंगे ना, अभी मुसलमान लोग तो इतने देर कानून जानता है यहाँ, समझ में कि नहीं गया? फिर ट्विटर पर हम ट्रेंड हो जाएंगे। तो ये अंग्रेजों ने समझाने की कोशिश किया मुसलमानों को कि देखो तुम सुअर, अच्छा पता है एक और बात समझिए ना, वो इतना अशुद्ध मानता है कि उसको टच नहीं करता है, और वो इतना अशुद्ध मानता है सुअर को कि उसको मानता है, हल्ला उड़ा दिया गया कि सुअर का मांस खाता है। ऐसे सुने कि नहीं सुने? हम इलाहाबाद में थे, देखो हमारे साथ धनंजय नेवार करके लड़का था, साउथ इंडिया का, साउथ नॉर्थ ईस्ट का था वहां पर। तो हमसे पूछ रहा है भाई तुम सुअर खाता है? हम कहे नहीं चोटा कहीं कौन सी बोल दिया सुअर खाता है? यहाँ 1857 की क्रांति हो गई सुअर के नाम में, तू पूछता है सुअर खाता है? लेकिन ये बताओ, अगर वो किसी अनपढ़ इंसान या किसी हाई टेम्पर इंसान से पूछता है सुअर खाता है, मार हो जाता कि नहीं? हमसे पूछेगा तुम? हमसे पूछा नहीं खाते, खत्म कहानी। अगर हमसे कोई पूछता है कि आप चाइनीज खाना पसंद करते हैं? नहीं। जापानी खाते हो? नहीं। उसी तरह पूछता है सुअर खाते हो? नहीं। हम भी कहीं पूछता है, हम पूछे काहे पूछे तुम? तो कह रहे हमारे यहाँ ये अफवाह है, हमारे यहाँ ये हल्ला है। हमको हो सकता है तुम्हारे यहाँ खाते हो बोले हल्ला हो सकता है। हम उससे पूछिए बताओ, हमारे यूपी बिहार में हल्ला है कि तुम नागालैंड वाला सांप खा जाता है। हल्ला है कि नहीं है? क्या सांप खाता है? कहता है राम नहीं खाता हम यहाँ पे। वो हिंदी उतना अच्छा नहीं बोल पाता। तो आज के वक्त में भी इतने बड़े बड़े क्या है अफवाहें हैं, बहुत बड़े बड़े क्या है अफवाहें। तो उस समय तो और खतरनाक अफवाह था। तो ये 1857 की क्रांति में मुसलमान ने कहा कि भैया हम ये गोली चलाए हैं, इसमें किसका चर्बी है? सुअर का। और इनफैक्ट सुअर इस्लाम में बहुत बैन है। वहां पर सुअर टच हो जाएगा तो नमाज नहीं हो सकता, फिर आपको जाके क्या करना पड़ेगा? नहाना पड़ेगा, बहुत सब उसके लिए क्या करना नहीं। अब वैसे भी कुछ सुअर टच हो जाएगा तो पूजा कर लेंगे क्या? इसमें कौन स्पेशल? गंदगी टच हो, सुअर से प्रॉब्लम नहीं है, मेन प्रॉब्लम वो इतना गंदे रहता है कि वो अच्छा जगह पे बीमार पड़ जाएगा। तो मुसलमानों ने क्या कर दिया? विद्रोह किया। हिंदुओं ने क्या? विद्रोह। हिंदुओं ने कहा कि हमारी गाय माता तुमने चर्बी कैसे लगाया? अब मुसलमान ने कहा कि सोचो सूर्या का चर्बी काहे लगाया है? अब हो गया भयानक बवाल। अब इसमें हो गया, देखिए हिंदू धर्म में भी सबसे ज्यादा तो पंडित जी लोग धर्म को फॉलो करते हैं। मंगल पांडे 34 नेटिव इन्फेंट्री का जवान था। नेटिव इन्फेंट्री, देखिए सेना में अलग अलग बटालियन होते हैं। जैसे कैवेलरी कहेगा तो घुड़सवार रहेगा, क्या रहेगा? कैवेलरी कहेगा तो घुड़सवार, आर्टिलरी कहेगा तो तोप लेके जाएगा, इन्फेंट्री तो पैदल जाएगा वहां पर, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री तो बख्तरबंद गाड़ी में जाएगा, देखेंगे ना गाड़ी चारों से ढकी रहेगी, उसमें से 10 गो निकलेगा सर। एविएशन तो हेलीकॉप्टर से जाएगा। सिग्नल कोर अल्फा चार्ली पास योर मैसेज ओवर, तुरंत ऑर्डर लगाएगा। इंजीनियरिंग कोर कहीं कड़ा है तुरंत पुल बना देंगे। मेडिकल कोर दवाई करेगी। कहीं पे भी लड़ाई होता है ना सेना में, युद्ध में, ऐसा नहीं कि फौज उतर गई यहाँ पर, लगाया जाता है। 3 बटालियन आप इन्फेंट्री का उतारिए, 2 आर्टिलरी का उठाइए, एक तो सिग्नल कोर का, एक सप्लाई ग्रुप का जो खाना देगा, एक मेडिकल कोर का, एक इंजीनियरिंग कोर का, एक एविएशन कोर का, सिग्नल कोर, बहुत ज्यादा होता है सब। इसलिए फौज में देखिएगा सबका काम अलग होता है यहाँ पर। तो वहाँ पे अंग्रेजों के पास जो कलकत्ता में बैरकपुर में छावनी थी, नाम क्या था? 34 नेटिव इन्फेंट्री 11 कौन सा कोर गया था गलवान में जब लड़ाई हुई थी? तो 9 या 11 कोर गया था, 11 था शायद, अब हमको ध्यान नहीं है। जब अभी चाइना से गलवान घाटी में, उस समय बैरकपुर छावनी में कौन सी कंपनी थी? 34 नेटिव इन्फेंट्री, 34 नेटिव इन्फेंट्री। इस 34 नेटिव इन्फेंट्री का जवान कौन था? मंगल पांडे। बीख में एकदम लाल था मंगल पांडे। गलत बात। ऊपर से पंडित जी, अरे यार तुम लोग कांड किससे कराया लोग? पंडित जी से गाय का चर्बी चिपा दिया। बवाल तो होना फिक्स था। मंगल पांडे एकदम भयानक आग बबूला, एक धार्मिक कारण से भी, दूसरा पहले से इतना ना लोगों के दिमाग भरल हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ, उसके बाद से अंग्रेजों एकदम मंगल पांडे आग बबूला थे। मंगल पांडे ने बोला अपने कमांडर से, उसके कमांडर का नाम था लेफ्टिनेंट बाज और लेफ्टिनेंट ह्यूज, बाज और ह्यूज, इन लोगों से कहा कि गलती हमसे क्यों कराया तुम लोगों ने? तो उसने कहा कि हम गलती नहीं कराए, ये अफवाह है। तो मंगल पांडे ने कहा अफवाह है, हम कल शाम को उसी कारखाना में गए थे। तब कहा भाई तो पकड़ लिया, हल्ला हुआ सब कारखाना में, गड़बड़ा गया। इतने दिन तक से अंग्रेजों ने क्या कहा था? ये अफवाह है। अब मंगल पांडे क्या किया? देख लिया, अब पूरे सब लोगों को बता दिया। अब मंगल पांडे पंडित जी थे, इनका वैल्यू ज्यादा था और बहुत तेज तरार सैनिक थे, और अंग्रेज भी इनको बहुत मानते थे सब। तो लेफ्टिनेंट बाज और लेफ्टिनेंट ह्यूज ने जब पकड़ा गया गलती, तो मंगल पांडे ने कहा काहे गलती किया? हमसे तुमने गाय की चर्बी लगवा दी, हमारा धर्म नाश होता, कोई हमारे घर नहीं आएगा, हमारे हाथ से पूजा पाठ का प्रसाद नहीं लेगा, छुआ अछूत हो जाएंगे हम। अब यहाँ पर कहा कि अब तो हम अछूत होइएगा, तोरा बताते हैं। निकाला गोली, ऐसे चिरना है, ले अब धारा बंदूक में गोली, लेफ्टिनेंट बाज दाएं,
ये कहा मार दिया लेफ्टिनेंट ह्यूज, मार दिया यहाँ पर पूरा का पूरा मार के हथियार पे का मार डाला, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। मंगल पांडे को उसी बैरकपुर छावनी में सारे सैनिकों के आगे फांसी पे चढ़ा दिया गया वहां पर, क्योंकि सेना में सजा बहुत तगड़ा दिया जाता है। आज के वक्त में भी अगर फौज का खाना पसंद नहीं है और आपने बोल दिया खाना पसंद नहीं है, मार के रद्द कर देगा, आपको नौकरी से निकाल देगा। एक तो था क्या नाम था उसका, बहादुर करके, खाना मतलब यूट्यूब पे दिखा दिया था खाना खराब है, निकाल दिया गया फौज से। आपको जो दे रहा है फौज में रहिए, फौज में आपका अधिकार कुछ नहीं, फौज मतलब सीनियर इज ऑलवेज करेक्ट, सीनियर जो बोल रहा है वही कीजिए। सबके सामने किसको फांसी दे दिया गया, मंगल पांडे को। ये बात पूरे देश में आग की तरफ फैल गई। और मेरठ के सैनिक जो थे, मेरठ में 20 नेटिव इन्फेंट्री थी। मेरठ में कौन सी इन्फेंट्री थी, 20 नेटिव बटालियन होती है, 200 फौजी को रखिए। अब जैसे कर देंगे 10 नेटिव इन्फेंट्री इधर लगा दो, 12 नेटिव इन्फेंट्री इधर लगा दो, तो मेरठ में कौन, ये बैरकपुर में कौन थे, बैरकपुर में कौन सी इन्फेंट्री, 34 नेटिव। अब मेरठ में 20। मेरठ के नेटिव इन्फेंट्री वालों ने कहा कि बहुत हो गया, नहीं छोड़ेंगे, काट डालेंगे अंग्रेजों को। इन लोगों ने पूरी सेना को संदेश भिजवाया कमल का फूल और रोटी के माध्यम से, कमल का फूल और रोटी के माध्यम से। कमल का फूल जब भी पहुंचता था, रोटी लेके कोई पहुंचता था, तो बात समझ जाना कि विद्रोह की बात करेगा। 30 मई का डेट रखा गया, 30 मई 1857 का डेट रखा गया। कितने मई को, 30 मई 1857 का डेट, 1857, 30 मई 1857 का डेट रखा। किस लिए, कि इस दिन विद्रोह करना है। लेकिन 20 नेटिव इन्फेंट्री के जवानों ने किस दिन कर दिया, 10 मई 1857 को कर दिया। कब कर दिया, 10 मई 1857, पहले ही कर दिया। अब भाई आपकी तो तैयारी है नहीं ना, आपके पास अपने गोला बारूद के कारखाना है, कितना बंदूक है आपके पास, वही ना जितना पहले से था। अब भारतीय अंग्रेजों ने क्या किया था, शराब पिलाने की आदत लगा दी थी लोगों को। और शराब बड़ी खराब चीज होता है, पीने के बाद आदमी सच बोल देता है। पिया दीजिएगा, पियक्कड़ को कोनो चीज पिया के पूछिएगा, सब बोल देगा 30 मई को विद्रोह होगा, कोई अंग्रेज नहीं बचेगा। अंग्रेज का सोचा कुछ बोला है, पिया पिया और पिया 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 के पूछ दिया कैसे, रोटी और कमल के फूल से संदेश किया है। नहीं तो कांड करने वाला है सब। अंग्रेजों ने सारी सैनिकों को तितर बितर कर दिया, छावनी से सैनिकों को उठा के कोनो गांव में लगा दिया। अब जैसे दानापुर छावनी पटना में, यहाँ 10,000 फौजी है, कोनो बात होगा 10,000 को पहुंच जाएगा। अगर विद्रोह होने वाला है तो 2,000 को भेज दीजिए, आरा 2,000 को, बक्सर 2,000 को, कोइलवर को इधर को उधर लो, कनेक्शन टूट दीजिए। उस समय मोबाइल भी नहीं था, संपर्क किसके आता, अंग्रेजों ने कह दिया अरे भाई साहब तो बवाल करेगा सब, अंग्रेजों का कब्जा किया। पुर्तगाल को फोन किया, सर कुछ नौसेना भेजो इधर, अंग्रेज सेना में क्या होगा, जुट गए। और यहाँ 10 मई 1857 को क्या हो गया, विद्रोह हो गया। सैनिक सुबह सुबह निकले सब परेड करने के लिए, बंदूक लोड किए सर, थाए 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 अंग्रेजों को मार दिए। बगावत हो गया 1857 की क्रांति में। अंग्रेजों ने दौड़ा दौड़ा सड़क पर किसको मारा, भारतीयों ने किसे मारा था, अंग्रेजों। अब जब अंग्रेज पिटाना चालू हुए सब, तो जितना तांडव किया था अंग्रेजों ने, तकनीकी कारण से पंडित जी को रेलवे में निचलका सीट दिया, पंडित जी मार अंग्रेजन को, मार मार के रद्द कर दिया। विधवा पुनर्विवाह लागू करेगा, अंग्रेज जमींदारी छीनेगा। यहाँ बिहार में वीर कुंवर सिंह की क्या खींच दिया, जमींदारी छीन ले। वीर कुंवर सिंह का यही मौका है, मारो चट्टा को। झांसी की रानी को कहा कि तू हमारे लड़का को राजा बनने नहीं देगा, चल तोरा बताते हैं, मारा मार। नाना साहब बुढ़ौती में पेंशन बंद करेगा मेरा, लिया मार मार रद्द कर दिया। बहादुर शाह जफर, हमारा को बक्सर का युद्ध में हमरे परदादा से तुम लोग संधि कराएगा, इलाहाबाद की संधि तोड़ो मारे। बेगम हजरत महल, हमारे वाजिद अली शाह, ओ माय गॉड, हमारे बुढ़ऊ को तुम लोगों ने गिरफ्तार किया, जेल में डाल दिया, हम अपने बुढ़ऊ के लिए तो सब किताब बेचता था। पुस्तक विक्रेता पटना में पीर अली, क्या था, पीर अली किताब पुस्तक विक्रेता थे। ये ऐसा किताब बेचते थे ना कि जिसमें हमेशा बगावत की बातें लिखी रही, बगावत, लोग पढ़ के खून खोल जाता था एकदम लोगों का। अंग्रेजों ने कहा कि रे पीर अली मार करा देगा, एक किताब के चक्कर में कहियो हम मारा जाएंगे। पुरानी पुरानी कहानियां लिखी जाती थी कि याद करो भारतीयों वो चंद्रगुप्त मौर्य को जिसने धनानंद के शासन को अंत कर दिया गया था इसी पाटलिपुत्रा की धरती पर, क्या तुम्हारा खून नहीं खोलता इसी पाटलिपुत्रा की धरती पर। पीर अली किताब बेचता था, अंग्रेज कैसे किताब के चक्कर में मरवा देगा हम लोग को। यहाँ अंग्रेजों ने उनकी दुकान पे बुलडोजर चलवा दिया, कोई किताब नहीं बेचेगा। अब जब मार हुआ 1857 की, तो पटना से कौन निकल गए, पीर अली, निकाल लूंगी पीर अली। कौन है रे यहाँ पे, हमारा किताब का दुकान बंद कराया, काट डालेंगे तुमको। यहाँ पर इलाहाबाद में एक मौलाना थे लियाकत अली, ऐसा भाषण देते थे मौलाना साहब कि मार करने लोग वहीं से निकल जाते थे। मौलाना साहब तकरीर रोकिए, अंग्रेज की तरह मारो फिरंगियों को, कहते भाई ये मौलाना बहुत खतरनाक है। और कुछ कुछ मौलाना लोग ऐसा जबरदस्त तकरीर देता है, देखिएगा मौलाना लोग का तकरीर, या कभी कोई नेता होता है बवाल हो जाता है। तो जितना लोगों को अंग्रेज ने क्या किया था, टॉर्चर किए थे सब। पहले ये तात्कालिक कारण कौन बना, मंगल पांडे। तो मंगल पांडे क्या बने, तात्कालिक कारण। और जितने लोगों को इन लोगों ने सताया था एक साथ बदला लेने लगे सब। और अंग्रेज छुपे कैसे, उसे सीबीएसई वाला एकदम गोल गोल। अब छुपे कैसे, अब भारतीय सबके कहते प्लीज हेल्प मी, कम टू माय हाउस, कम टू कम। अंदर ले जाके, भारतीयों के पास कोई हथियार नहीं, कुछ नहीं, मुंह सर, दोनों के पास बेलना, चौकी, 4 को मिल के अंग्रेजवा को पकड़ा है। देखो मूसर ओखली में मुंह डाला है, मूसर से पूछ रहा है। अरे भाई साहब, अंग्रेज सब इतना बुरा मरा था सब, कई को तो एक हफ्ता से चिल्ला रहे थे मार डालो मुझे,
अभी मैं जिंदा हूं। बेचारा जहां तहां से कूच कूच के मारा। हम लोग के पास कोई लेटेस्ट हथियार थोड़े था, मार बांध के कोनो के दाब के मुंह बांध के गढ़ा में फेंक दिले है कोनो। बहुत बुरा मारा सब अंग्रेजों को। लेकिन सिंधिया परिवार जो मराठों से ही अलग हुआ था, ये लोग अपना स्वाभिमान खो गए। सिंधिया परिवार ने अंग्रेजों का सबसे ज्यादा मदद, हथियार मुहैया कराया। और भारतीय सैनिक ने अंग्रेजों का दिल्ली में जो सबसे बड़ा हथियारों का गोदाम था, उसमें सैनिकों ने धावा बोल दिया। और अगर वो गोदाम का हथियार भारतीयों को मिल जाता तो 2 साल तक उससे युद्ध लड़ा जा सकता और हम आजाद हो गए रहते। लेकिन हिंदुस्तानी ने अपने चमचाई के चक्कर में उस हथियार के गोदाम में आग लगा दिया। वो अपनी मातृभूमि का कर्ज भूल गए और आग लगा दिया। सब अरे बांट देना चाहिए, लो ससुरा लो यहाँ पर। और भारतीयों के पास हथियार की कमी हो गई। अंग्रेज कहे सब एक काम करो, युद्ध को लंबा खींच दो। अंग्रेजों ने युद्ध लड़ा नहीं, बल्कि अंग्रेज भारतीयों की कमजोरी को जान गए और युद्ध लंबा खींच दिए। लंबा युद्ध खिंचाने के बाद गोला बारूद घट गया। अंग्रेज इजिली को दबा दिया। और हम लोग को हमेशा अपने सड़क के कंकड़ पत्थर कभी आपका रास्ता नहीं रोक सकते, लेकिन आपके जूते में पड़ा एक छोटा सा कंकड़ आपके पांव आगे नहीं बढ़ने देगा। इसलिए हमेशा जो दीमक सब गिरा देता है। हम लोग 1857 के समय ही आजाद हो गए रहते, लेकिन समस्या ये थी कि हम लोग के अंदर देश प्रेम की भावना ही नहीं थी। हकीकत में देखिए, झांसी की रानी का युद्ध करने का कारण था कि उनके बच्चे को राजा न बनाना, न कि देश प्रेम। अगर आप देखेंगे नाना साहब के युद्ध का कारण क्या था? पेंशन बनाना, न कि उनका देश प्रेम। देश प्रेम रहता शुरू से लड़ गए रहते। जग वीर कुंवर सिंह युद्ध में लड़े थे देश के भावना से नहीं, उनकी जमींदारी खत्म हुई थी। ये पीर अली दुकान बंद करा दिया था। बेगम हजरत माल कुशासन का आरोप लगा। यानी एक राष्ट्र की भावना नहीं थी। अगर राष्ट्र की भावना उस समय तक रहती तो भारत को 1857 में ही आजादी मिल गई जाती और हम लोग के लिए वो स्वर्ण काल रहा था। क्योंकि अंग्रेज आए थे तो हमें बहुत कुछ सिखाए भी थे। हम इतने असभ्य थे कि सती प्रथा के नाम पे लड़कियों को जला देते थे। हम इतने असभ्य थे कि लड़की पैदा होती थी तो गला दबा देते थे। हम लोग विधवाओं को जीने नहीं देते थे। विधवा पुनर्विवाह अंग्रेजों ने लाया। तो अंग्रेज सब बहुत सुधार किए। समस्या ये हो गया कि बहुत लंबे समय तक अंग्रेज रह गए। अगर 1857 में हम आजाद हो गए रहते तो बहुत बेहतरीन रहता वहां पर, क्योंकि उस समय तक भारत में इंसानियत थी बहुत हद तक, और हम अपने देश का निर्माण अपने ढंग से किए रहते। लेकिन जो 90 साल एक्स्ट्रा लग गया, वो हम लोगों को अंग्रेजों ने 90 साल में वो भारतीयों को भारतीय रहने ही नहीं दिए। क्योंकि जब पील आयोग का गठन हुआ 1857 के बाद, तो उन्होंने कह दिया कि यदि भारतीयों में एकता की भावना आ गई तो ये किसी भी शक्ति को उखाड़ फेंकेंगे, इसलिए इन्हें एक होने ही मत दीजिए। तब अंग्रेजों ने कहा अच्छा, तब जाति के नाम पे लड़ाओ, ऊंच नीच के नाम पे लड़ाओ, हिंदू मुसलमान सिख जैन बौद्ध लड़ाते रहो अपने में। और आज अंग्रेज चले गए, लेकिन उनकी विचारधारा वाले जो सफेद कपड़े में घूमते हैं कुर्ता पजामा पे, आज भी वो यही करते हैं। हम फलनिया समाज से, हम इस समाज से, एक भारत की भावना नहीं हो पाती है। इस वजह से भारत अभी भी उतना डेवलप नहीं करता। समझ आ गया कि नहीं आ गया? आगे का क्लास कल करेंगे।